हेलो सभी को नमस्कार। फिर से एक बार सबका स्वागत है शिवम लॉ पॉइंट में। और हमने पिछली क्लास में जो 2 क्लास हो चुकी हैं एविडेंस एक्ट की, पिछली क्लास में जो है डेफिनेशन क्लॉज पर हमने चर्चा की थी। तो डेफिनेशन क्लॉज पर हमने चर्चा की थी और दोनों ही एक्टों में हमने तुलना भी की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम आगे देखते हैं डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 2 में अब परिभाषित कर दिया गया है नए वाले एक्ट में। तो सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर उसमें अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। तो जो हमारा सेक्शन 3 है, यानी कि 2023 वाला जो एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसका सेक्शन 3 है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। वहीं अगर हम देखते हैं जो पुराना वाला हमारा एविडेंस एक्ट था, जो 1872 का था, उसमें यही बात सेक्शन 5 में कही गई है, यानी कि धारा 5 में यही बात उसमें भी कही गई है। मतलब कि दोनों में केवल सेक्शन ऊपर नीचे कर दी गई है, बाकी सारी की सारी बात उसमें वही है। तो जैसे कि अब हम देखें तो धारा 3 हमारी कहती है, धारा 3 क्या कहती है? सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्यों और विवादक तथ्यों, विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये बात कही है जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उसकी धारा 3 में। वहीं अगर हम बात करें पुराने वाले एक्ट की, जो कि 1872 का है एविडेंस एक्ट हमारा, तो उसमें ये धारा जो है ये ओल्ड में लिख देते हैं यहाँ पे ओल्ड। तो धारा 5 है, उसमें ओल्ड में जो है धारा 5 में यही बात कही गई है। तो इसका मतलब क्या होता है? सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सके। तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम जो बेरेक्ट का प्रोविजन है उसको हम देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि किसी बाद या कार्रवाई में, किसी बाद या कार्रवाई में हर वह विवादक तथ्य के और से या अन्य तथ्यों के साथ जिन्हें एतस्मीन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, या तो इन तथ्यों से जो सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य हैं, या इनके अलावा किन्हीं और अन्य तथ्यों के साथ उन्हें इस अधिनियम के द्वारा सुसंगत घोषित किया गया है और या उनका अस्तित्व या अनास्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये कहा गया है इसकी डेफिनेशन कि उनके अस्तित्व का या अनास्तित्व का, मतलब कि वो चीज मौजूद है या नहीं है, वो प्रेजेंट में है, साबित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसी के ऊपर अगर हम देखें तो एक दृष्टांत है। तो दृष्टांत को हम देखते हैं तो दृष्टांत में कहा गया है कि खा की मृत्यु, किसकी? खा की मृत्यु कारित करने का, अब ये है एग्जाम्पल में देख लेते हैं। खा खा की मृत्यु कारित करने का ये अभियुक्त है। ये कौन है? अभियुक्त। यानी कि बी की मृत्यु कारित करने का ये अभियुक्त है। अब बी की मृत्यु कारित करने का ये अभियुक्त तो है, मगर उसके साथ ही आशय से उसने इस आशय से इसे लाठी से प्रहार करा कि उसकी हत्या कारित करने के लिए ए का विचारण किया जा रहा है। किसका? मतलब ए ने जो है बी के ऊपर लाठी से इस आशय से प्रहार करा कि उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो ए का विचारण किसके लिए किया जाएगा? बी की मृत्यु के लिए ए का विचारण किया जाएगा। इसका यह है इसका एग्जाम्पल के जो बी का विचारण, मतलब बी की मृत्यु के लिए ए का विचारण किया जाता है। अब जो ए का विचारण हो रहा है वो बी की मृत्यु के लिए हो रहा है, लेकिन ए ने इस आशय के साथ बी के ऊपर लाठी से प्रहार करना, इतनी बुरी तरीके से प्रहार करना, मान लीजिए ए ने लाठी से बी के सर के ऊपर प्रहार करा और इतना प्रहार करा कि एक ही साथ में लगातार प्रहार करता रहा। तो प्रहार जो करता रहा है तो उस प्रहार में बी की मृत्यु कारित होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अगर किसी के सिर पर, जो कि नर्वस सिस्टम होता है, सिर पर किसी के प्रहार करेगा तो उसकी मृत्यु स्वाभाविकली हो सकती है।
तो यही इसमें आशय इसका है। तो विवादक तथ्य इसका क्या बनेगा, तो इसका विवादक तथ्य बनेगा ए का बी के ऊपर लाठी से प्रहार करना, उसकी मृत्यु के आशय से प्रहार करना, तो ये होगा इसका विवादक तथ्य। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ये कहा गया है धारा 3 में। लेकिन इसी के साथ ही हम देखेंगे तो इन तथ्यों की जो सुसंगति होगी वो धारा 4 से लेकर ये धारा 50 तक में, धारा 4 से धारा 50 तक में इन तथ्यों के बारे में बताया गया है कि धारा 4 से लेकर धारा 50 तक में कौन से ऐसे तथ्य होंगे जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों को साबित किया जा सकेगा। तो ऐसे तथ्यों के बारे में बताया गया है। तो वो तथ्य कैसे तथ्य जो धारा 4 से धारा 50 तक में है, तो धारा 4 से धारा 50 तक में निर्दिष्ट है इस अधिनियम के अधीन उन्हीं तथ्यों को सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्यों के रूप में साबित किया जा सकेगा। तो ये पूछ सकता है, पीटी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है। तो अगर पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो धारा 3। वहीं अगर पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो वो धारा 5। तो इसीलिए नए और पुराने दोनों की धाराएं साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आप लोग देख लें और समझ लें कि नए में और पुराने में क्या अंतर है। तो इसी के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या है, विवादक तथ्य कौन से हो सकते हैं ये जान लेते हैं। तो विवादक तथ्य क्या होगा, ए का बी को लाठी से मारना, ए का बी को लाठी से मारना। ये क्वेश्चन में रख देगा कि इनमें से कौन सा तथ्य विवादक तथ्य है, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा तथ्य विवादक तथ्य नहीं है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। तो क्या है, ए का बी को लाठी से मारना, ये एक विवादक तथ्य है क्योंकि यहाँ पे जो है जो विवाद है वो उत्पन्न हो रहा है क्योंकि किसी ने किसी व्यक्ति को प्रहार करा या चाटा भी मार दिया ना मजाक में भी, तो वो भी एक विवादक तथ्य बन जाता है। तो फिर इसी में दूसरा है, ए का ऐसी मार द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, ए का ऐसी मार द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, बी की मृत्यु कारित करना, ये भी विवादक तथ्य है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय, बी की मृत्यु कारित करने का बी का आशय। तो तीन है इसमें, तीन में क्या दे रखा है, ए का बी को लाठी से मारना विवादक तथ्य है। दूसरे नंबर पे है ए का ऐसी मार द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, विवादक तथ्य है। तीसरे नंबर पर है बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय, मतलब ए का क्या आशय था कि उसने बी की मृत्यु कारित करी, बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय। तो ये तीन तथ्य जो हैं ये विवादक तथ्य होते हैं। तो ऐसे तथ्य अब ये क्वेश्चन में क्या रखेगा, क्वेश्चन में रखेगा कि ऐसा कौन सा तथ्य है जिसमें कि विवादक तथ्य उत्पन्न नहीं होता है। तो तीन तथ्य ये डाल देगा कि ए का बी की मृत्यु कारित करना, ए का मृत्यु कारित करने का आशय, या ए का बी को लाठी से मारना। फिर इसके बाद में एक रख देगा कि ए ने कुछ पैसे उससे उधार लिए, फिर आपको दे देगा इनमें से कौन सा नहीं है। फिर आपको उनमें से तीनों में चारों में से एक देखना है कि तीन तो हमें मिल रहे हैं लेकिन ए का सी से कुछ पैसे उधार लेना ये उसमें नहीं है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, कौन सा, डी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये है हमारी धारा 3। अब धारा 3 के बाद आते हैं धारा 4 पे।
तो धारा 4 इसकी क्या कहती है कि एक ही समव्यवहार के होने वाले तथ्य। कौन से तथ्य? एक ही समव्यवहार, ऐसी घटना या ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार का भाग होते हैं, उन्हें धारा 4 में बताया गया है। धारा 4 हमारी कहती है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 4 हमारी कहती है एक ही समव्यवहार, बार बार बोल रहा हूं इसीलिए ताकि समझ जाए, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अब वहीं अगर हम इसे देखें कि जो पुराने एक्ट में ये किस धारा में था, तो ये था धारा 6 में। तो ये था धारा 6 में और ये था धारा 5 में। ठीक है, तो धारा 6 में और नए वाले एक्ट में धारा 4 में, दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। बात क्या कही गई है? दोनों में एक ही बात कही गई है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। मतलब ऐसे कौन से तथ्य होंगे जो एक ही समव्यवहार के भाग होंगे? इसे हम लेज जेस्टे के नाम से भी जानते हैं इस धारा को। तो ये पूछ सकता है कि लेज जेस्टे हम किस धारा को कहते हैं? तो इस धारा को कहते हैं धारा 4 को। वहीं अगर 1872 लिख के देता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में लेज जेस्टे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, तो वहां आ जाएगा धारा 6। और वहीं नए वाले एक्ट में पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में लेज जेस्टे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, तो वहां धारा 4 आ जाएगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे तथ्य, मतलब देखो यहाँ पर एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। तो ऐसे तथ्यों की सुसंगति जो एक स्थान पर घटित नहीं हुए, लेकिन जब वो घटित हुए थे तो उनका जो भी मेल मिलाप था, जो भी जोड़ था, वो सब उसी समव्यवहार के भाग थे। तो इसकी जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो इसकी डेफिनेशन बेयर एक्ट में दी गई है उसको पढ़ें, तो उसमें लिखा गया है कोई भी विवादक तथ्य, क्या कोई भी विवादक तथ्य ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, किस प्रकार? इस प्रकार सशक्त है कि वह एक ही समव्यवहार के भाग होना या उसी समय या उसी स्थान पर या अन्य समय और अन्य स्थानों पर घटित हुए हैं, तो ये समझा जाएगा कि वह तथ्य एक ही समव्यवहार के भाग हैं। ये कहती है हमारी धारा 4। इसी में जो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का दृष्टांत, बेयर एक्ट में देखेंगे दृष्टांत मिल जाएगा। तो इसमें दृष्टांत क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो बी है, बी की हत्या, बी को पीट कर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। अब बी को इसने पीटा, किसने पीटा? बी को पीटा ए ने। इसको पीट कर इसकी हत्या करने का अभियुक्त कौन है? ए। और बी या उसके पास में खड़े लोग, बी या उसके पास में खड़े लोगों के द्वारा जो कुछ भी उन्होंने कहा या किया या उस समय या उस पश्चात, यहाँ तो देखो जब इसको पीटा जा रहा था बी को, जब उन लोगों ने कुछ कहा या फिर इसके पीटे जाने से पहले पहले या इसके बाद में, यानी कि पश्चात, या तो इसके पीटे जाने से पहले या इसके बाद में जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह एक ही समव्यवहार के भाग है और वह तथ्य सुसंगत है। ये कहा गया है दृष्टांत ए में। वहीं अगर हम देखते हैं दृष्टांत बी, तो दृष्टांत बी में कहा गया है, दृष्टांत बी, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ए जो है एक, अब मान लीजिए ए एक आतंकवादी है, एक कौन है? एक आतंकवादी है। अब ए ने क्या करा, एक यहाँ मुंबई, यहाँ कोलकाता, यहाँ दिल्ली, इन तीनों जगह पर इसने क्या करा? बॉम्ब विस्फोट किया। इन तीनों जगह पर इसने बॉम्ब विस्फोट किया।
लेकिन ये जो है, ये उस दिन ना मुंबई में था, ना कोलकाता में था, ना दिल्ली में था, ये था चेन्नई में। ये चेन्नई में था। इसने क्या करा, बॉम्ब विस्फोट तो किया, लेकिन यहाँ पर जेलें भी तोड़ी इसने। जेलें तोड़ी। यहाँ दिल्ली में इसने फौज के ऊपर आक्रमण किया। फौज के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। फौज के ऊपर इसने आक्रमण भी किया। और मुंबई में इसने बॉम्ब विस्फोट किया। बॉम्ब विस्फोट किया इसने। बॉम्ब। अब बॉम्ब विस्फोट भी कर दिया इसने, लेकिन ये वहां नहीं था, लेकिन ये था चेन्नई में। चेन्नई में तो था, लेकिन इन सबके पीछे किसका? इसी का हाथ था। तो चाहे वे घटनाएं चेन्नई में उसके मौजूद होने के समय या उसके मौजूद ना होने के बाद भी, चाहे मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वह एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते वह सुसंगत है। मतलब इसमें कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा तथ्य होना चाहिए जो उस घटना से डायरेक्टली संबंध रखता है, तो वह उस संव्यवहार का भाग माना जाएगा। इसी धारा को रेड-जेस्टे के नाम से जाना जाता है। और रेड-जेस्टे के सिद्धांत को यहाँ नए वाले एक्ट में धारा 4 में प्रतिपादित किया गया है, और पुराने वाले एक्ट की धारा 6 में इसको प्रतिपादित किया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रेड-जेस्टे का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में प्रतिपादित किया गया है? तो धारा 6 में। वहीं अगर पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में रेड-जेस्टे को प्रतिपादित किया है? तो वही धारा 4 आ जाएगी। तो ये थी हमारी धारा 4। अब आते हैं हम धारा 5 पे। तो हमारी जो धारा 5 है वो बहुत ही ज्यादा पीटी पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। यानी कि मैं आपको बता देता हूं कि जो धाराएं हैं, मतलब कि धारा 30 तक, धारा 30 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। अधिकतर जो सवाल बनते हैं इन्हीं धाराओं में से बनते हैं, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, जे का हो, एपीओ का हो, या एआईबी का हो। तो अब हम करते हैं धारा 5। तो धारा 5 में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा तथ्य शामिल नहीं है। तो धारा 5 हमारी कहती है, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है। क्या है? प्रसंग है, या हेतुक है, या परिणाम है। धारा 5, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के क्या है? देखो, पहले नंबर है प्रसंग, दूसरा हेतुक, तीसरा परिणाम है, सुसंगत है। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, सुसंगत है। तो यही अगर हम डेफिनेशन देखेंगे बेरेक्ट में, जो बेरेक्ट में इसका क्या प्रोविजन है, तो धारा 5 का जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहां भी यही बात कही गई है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो बहुत वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, या जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हैं, या जिसने उनके घटित होने या संव्यवहार का अवसर दिया। तो 3 शब्द हमें इसमें, जो इस धारा में 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रसंग, हेतुक, परिणाम। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो एग्जामिनर है धारा 5 की ऊपर की लाइन लिखेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा लिख देगा 5 में कौन शामिल नहीं है, तो 3 शब्द ये दे देगा, और एक शब्द कोई भी डाल देगा। कोई भी क्या डाल देगा? यहाँ लिख देगा सुसंगत। कौन शामिल नहीं है, तो आपको ये देखना है कि अच्छा धारा
5 आ गई तो धारा 5 में कितने 3 शब्द बताए थे। 3 शब्द कौन से बताए थे? प्रसंग, हेतु, परिणाम। तो 3 शब्द प्रसंग, हेतु, परिणाम इसमें शामिल है, लेकिन सुसंगत इसमें शामिल नहीं है। तो यही एग्जामिनर देगा कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो जी आपको देखना है वो कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? सुसंगत इसमें शामिल नहीं है। तो यही चीज वहां पूछेगा, लेकिन इसके बाद में भी इसमें 2 शब्द और जोड़ते हैं। कौन से? एक वस्तु स्थिति को गठित करते हैं और दूसरा उसी समव्यवहार को या उस स्थिति को जहां वह परिणाम निकला, हेतुक, उसके बारे में बताते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 शब्द हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इन शब्दों के बारे में, प्रसंग, हेतुक या परिणाम। अब इसमें होता क्या है? प्रसंग, हेतुक या परिणाम। अब मान लीजिए किसी की लड़ाई हुई, एक ही लड़ाई हुई बी से, तो एक ही जब बी से लड़ाई हुई, तो जब बी की लड़ाई हुई, जिस स्थान पर लड़ाई हुई वहां ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई है, मान लीजिए मिट्टी का स्थान है, वहां मिट्टी है, मिट्टी पड़ी है, कच्ची सड़क पर लड़ाई हुई, तो वहां पर जब लड़ाई होगी तो लात घूंसे चलेंगे, एकदम मारपीट होगी, जूते लात है जो भी हो, डंडा फूकनी, है ना। तो जब लड़ाई होगी तो वहां मिट्टी पे कहीं ना कहीं इनके निशान बन जाते हैं, झगड़े के निशान बन जाते हैं। तो जब झगड़े के निशान बन जाते हैं तो यही शब्दों को कहा जाएगा। तो ऐसे ही शब्द कहाँ होंगे? वहां पर जो परिणाम निकला है वही घोषित कर रहे हैं कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है, यहाँ पर बात का हेतु पैदा हुआ है, यहाँ उसको अवसर मिला है, ये बताते हैं ये सब। क्या? प्रसंग माने उसको अवसर मिला, उसका हेतु मतलब कि कहाँ वो हेतु उसका पैदा हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, वो मरा या जिंदा है ना। तो झगड़ा हुआ नहीं हुआ, उसके परिणाम के बारे में। तो ये 3 शब्द जो है अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एआईबी का हो, चाहे एपीओ का हो, चाहे जुडिशरी का हो। ये 3 शब्दों को डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है बस। अब जो आती है हमारी धारा 6, इसी को अगर हम देखें तो ये जो धारा है हमारी, अगर ओल्ड वाले में हम बात करें तो ओल्ड वाले में हमारी धारा 7 है। क्या है? धारा 7। ओल्ड वाले में धारा 7 है, नए वाले में धारा 5 है। अब हम देखते हैं धारा 6। अब धारा 6 हमारी क्या कहती है? धारा 6 कहती है हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। धारा 6 में भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हेतु, तैयारी, पूर्व का या पश्चात का। पूर्व का या पश्चात का आचरण, ये हमारी धारा 6 कहती है। धारा 6 कहती है हेतु, तैयारी, पूर्व का या पश्चात का आचरण, इसके बारे में। तो इसका जो बेयर प्रोविजन है वो क्या कहता है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु, तैयारी दर्शित करता है या गठित करता है, वह सुसंगत है। क्या? तो हेतु, तैयारी, पूर्व का या पश्चात का आचरण गठित करता है या दर्शित करता है, सुसंगत है। ये कहता है हमारा बेयर प्रोविजन। अब इसमें जो हमें देखना है वो एक है हमारा हेतु, ठीक है, और एक है हमारी तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। एक हो गया हमारा मोटिव, एक हो गई हमारी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और एक हो गया हमारा आचरण, कंडक्ट। आचरण, कंडक्ट। तो ये 3 शब्द, ये 3 शब्द धारा 6 में ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ यही बनेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 में कौन सा शब्द परिभाषित नहीं है। तो ये 3 शब्द दे देगा, एक चौथा शब्द अलग से रख देगा, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है, इन 3 शब्दों के बाद में कोई भी चौथा शब्द जोड़ेगा वो उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिर भी कर सकता है क्या कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में कौन सा शब्द परिभाषित है, तो कौन सा शब्द परिभाषित होगा? तो इन तीनों में से कोई एक शब्द दे देगा, या फिर
इसके आगे आचरण के आगे पूर्व का या पश्चात का आचरण, पूर्व का या पश्चात का आचरण जोड़ करके इस शब्द को रख देगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पूर्व का या पश्चात का आचरण भी एक शब्द है, तैयारी एक शब्द है और हेतु भी एक शब्द है। तो मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये तीन शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यही तीन शब्द डायरेक्टली पूछेगा इसमें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में कौन सा शब्द परिभाषित है। तो इन तीनों में से शब्द एक शब्द रख देगा, आपको देखना है कौन सा परिभाषित है। वहीं अगर पूछे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में कौन सा शब्द परिभाषित नहीं है, तो इनमें से शब्द देगा और एक शब्द दे देगा अलग, तो ये परिभाषित नहीं है। तो वहीं अगर हम ओल्ड वाले की बात करें तो धारा 8 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, धारा 7। तो धारा 7 हमारी क्या कहती है, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण इसके स्पष्टीकरण के बारे में। क्या कहती है हमारी नेक्स्ट धारा, जो धारा 7 है वो कहती है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पूरा स्थापन के लिए आवश्यक तत्व। तो इस धारा को, जो धारा 7 है, इस एक्ट की जो धारा 7 है, धारा 7, वहीं हम बात करें ओल्ड एक्ट की तो वो है धारा 9। ठीक है, तो इस धारा को जो है हम आइडेंटिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, शनाख्त परेड के नाम से भी धारा 7 को जाना जाता है। तो इस धारा को किस नाम से जाना जाता है, शनाख्त परेड। शनाख्त परेड यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, तो वहीं अगर हम बेयर प्रोविजन देखें तो बेयर प्रोविजन में साफ साफ कहा गया है कि तथ्य, जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण, पूरा स्थापन के द्वारा या जो आवश्यक है, या जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के किसी अनुमान को इंगित करते हैं या समर्थन करते हैं या उनका खंडन करते हैं, या जो किसी वस्तु को जो उसके अन्यथा सुसंगत हो, किसी अन्य जगह सुसंगत है, उसको स्थापित करते हैं, तो ऐसे तथ्य सुसंगत है। यानी कि इस धारा में कहा गया है कि पहली बात तो ये है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा शनाख्त परेड से संबंधित है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है, तो धारा 7। वही अगर पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा शनाख्त परेड यानी कि आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है, तो वो धारा 9 आ जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ देखें तो ये किस चीज की पहचान करेगा, किस चीज की आइडेंटिफिकेशन करेगा, तो इसे जो पहचान करेगा, ये पहचान करेगा किसी व्यक्ति की, कैसी, किसी व्यक्ति की पहचान करेगा। अब पहचान क्या होगी, पहचान होगी कि उस व्यक्ति ने जो भी काम करा है, यानी कि मारपीट की है, चोरी की है, लूट की है, डकैती की है, अपहरण करा है या रेप करा है, बलात्कार करा है, तो बलात्कार से संबंधित जो भी महिलाएं हैं वो उसका हुलिया, अगर वो नाम पता नहीं जानती है या ऐसी कोई घटना घटी है जो कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि हाँ भाई इसका नाम क्या है, या चैन छीन के भाग गया, चैन स्नेचिंग कर दी उन्होंने, चैन छीन के भाग गया, किसी का पर्स लेके भाग गया, है ना, लूट कर लिया, रास्ते में लूट लिया, डकैती करी, गृह अतिचार करा, गृह वेदन करा, ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो घटित होते हैं, लेकिन व्यक्ति उनके बारे में जानता नहीं है कि वे कौन व्यक्ति थे जो ऐसा अपराध करके गए। तो फिर क्या होता है, उसके बारे में एक होती है शनाख्त परेड, जो होती है धारा 7 के अकॉर्डिंग। तो धारा 7 के अकॉर्डिंग जब शनाख्त परेड होती है, तो शनाख्त परेड में क्या होता है कि उस व्यक्ति का हुलिया, पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा हुलिया, कि उसका हुलिया कैसा था, उसका थोबड़ा कैसा था, मोटा था, चौड़ा था, लंबा था, पतला था, गोल था,
स्मार्ट था, बदसूरत था, धब्बेदार था, ये सब पूछेगा इसमें। तो पहले नंबर पर हुलिया। फिर आता है उसके बाल। बाल कैसे थे? ठीक है, मतलब सफेद थे या रूस वालों की तरह थे, है ना। ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा उसका कद। कद कैसा था? नाटा था, ऊंचा था, लंबा था, मोटा था। फिर आ जाएगा उसकी कद आ गया, कद के बाद में आ जाएगी उसकी हेल्थ। पर्सनैलिटी कैसी थी भाई, मतलब बॉडी बॉडी बिल्डर था क्या, है ना। उसकी हेल्थ आ जाएगी। अब हेल्थ के बाद में पूछेगा उसकी आवाज कैसी थी। आवाज, उसकी आवाज कैसी थी, भड़बड़ा रही थी या एकदम मधुर में थी, तानसेन की तरह थी, जिसके बोलते पे ही चिड़िया यानी कि मोर पक्षी वगैरह सब आ जाते थे, है ना, उतर के। तो तानसेन की तरह आवाज थी उसकी। या उसके कपड़े कैसे थे, पहनने का तरीका, कपड़े। या फिर ऐसी कोई चीज जो उसे सबसे अलग बनाती हो, जैसे कि कोई टैटू, गर्दन पे टैटू, हाथ पे टैटू, हाथ में अंगूठियां, है ना, मूछें रखना, दाढ़ी बढ़ाना, तेरे नाम की बाल काटना, है ना, गंजा होना, टकला गजनी होना, ये सब आ जाएगा इसमें शनाख्त परेड में। तो वहीं अगर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में किस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, ये क्वेश्चन बनेगा। या किस चीज की पहचान की जा सकती है, ये क्वेश्चन बनेगा। या ऐसी कौन सी धारा है, इनमें से कौन सी ऐसी धारा है जो शनाख्त परेड से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये बना सकता है आयोग यानी कि एआईबी में, या फिर जुडिशरी में, या एपीओ में। क्या क्वेश्चन बना सकता है? बहुत ही टफ क्वेश्चन बना सकता है। तो एक क्वेश्चन सिर्फ ये बना सकता है कि शनाख्त परेड कौन कर सकता है, कि शनाख्त परेड कौन कर सकता है। कौन कर सकता है? तो यहीं अगर हम देखें कि शनाख्त परेड जो है उसे कौन कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन कौन कर सकता है, तो वहीं अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जो है केवल ये मजिस्ट्रेट करता है। तो यहीं अगर हम कहें कि यूपी में केवल और केवल मजिस्ट्रेट इसको करता है। वहीं अगर अदर स्टेट की हम बात करें तो हर स्टेट में कोई भी व्यक्ति शनाख्त परेड को कर सकता है, यानी कि उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है। इसीलिए धारा 7 को शनाख्त परेड के नाम से, आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही फेमस धारा है। वहीं अगर पूछा जाए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में शनाख्त परेड को स्थापित किया गया है, तो धारा 9 में। तो धारा 9 में शनाख्त परेड को स्थापित किया गया है, ये बहुत ध्यान रखना है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछेगा वो पुराने वाले से ही पूछेगा, और 10-20% नए वाले एक्ट से क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन सारा मैटर वही है जो पुराने में है और नए में है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। इसीलिए दोनों धाराएं मैं साथ लिख रहा हूं, क्योंकि अब जो है प्रोसीडिंग चलेगी वो नए वाले एक्ट के अनुसार चलेगी। इसीलिए नए वाले एक्ट की धारा आपने ध्यान में रखनी है, और एग्जाम के हिसाब से पुरानी धारा को भी याद रखना है, क्योंकि 10-20-25% तक ये पूछ सकता है कि पुराने में और नए में कौन सी धारा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे धारा 7, इस शनाख्त परेड क्या है। वहीं अगर हम करते हैं धारा 8, धारा 8, तो धारा 8 यानी कि पुराने वाले एक्ट की बात करें हम, तो ये आ जाएगी धारा 10। ठीक है, ओल्ड में। तो इसमें कहा गया है षड्यंत्र के बारे में, षड्यंत्र। तो जो धारा 8 है वो षड्यंत्र के बारे में प्रावधान करती है। तो षड्यंत्र क्या होता है? तो षड्यंत्र के बारे में इसमें प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, अब षड्यंत्र का जो हम देखेंगे, षड्यंत्र की भी 4 चीजें बताई गई है कि षड्यंत्र कैसे होता है। तो षड्यंत्र के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में होता क्या है, उन सब में एक करार होना चाहिए। अब उन सब में एक करार होने के बाद में क्या होता है
कि उनका एक अवैध उद्देश्य होना चाहिए। अब अवैध उद्देश्य के बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में उसका जो अवैध उद्देश्य है वो अवैध साधनों के द्वारा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सबसे पहला, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, उनमें एक करार हो और एक अवैध उद्देश्य हो और अवैध साधनों द्वारा हो। तो षड्यंत्र के जो प्रकार हैं वो चार हैं। चार हैं, क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, वहीं दूसरे नंबर पे उनमें करार हो, तीसरे नंबर पे उनका अवैध उद्देश्य, अवैध उद्देश्य हो, चौथे नंबर पे ऐसा अवैध उद्देश्य अवैध साधनों द्वारा, अवैध साधनों द्वारा ऐसे कार्य को किया गया हो। वहीं अगर हम देखें इसका जो दंड है वो आईपीसी जब हम पढ़ते थे तो 120 ए, 120 ए में इसके दंड के बारे में बताया गया था। लेकिन इसमें एक केस है मिर्जा अकबर की, मिर्जा अकबर की इसमें एक केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। वो उस केस को ये पूछ लेता और अधिकतर वो केस पूछी जाती है। उस केस में क्या था, उस केस में था कि जो मिर्जा अकबर थी, इसको राइज कर, इस केस में था कि जो मिर्जा अकबर थी उसका जो संबंध था वो एक तेजा के नाम से एक व्यक्ति था, उससे उसका अवैध मतलब कि प्यार वाला संबंध था। तो होता क्या है इसमें, जो मिर्जा अकबर होती है, मिर्जा अकबर जो कि अली असगर था उसकी पत्नी थी, अली असगर की कौन थी, ये पत्नी थी, ठीक है, अली असगर ये थी पत्नी मिर्जा अकबर, ठीक है, ये था इसका पति, यानी कि दोनों एक, ठीक है। फिर उसके बाद में होता क्या है, इन दोनों के बीच में विवाह हो चुका था, दोनों एक दूसरे पति पत्नी थे। लेकिन यहीं पर एक एंट्री होती है एक व्यक्ति की, तो वो कौन था, वो था इसका आशिक, आशिक था, इसका प्यार था। अब इसके आशिक की यहाँ एंट्री होती है। अब उस एंट्री में होता क्या है कि एंट्री तो हो जाती है, लेकिन उस एंट्री में जो है हमारे अली असगर साहब बीच में बन रहे थे बाधा। तो जब बीच में बाधा बन रही थे तो मिर्जा अकबर ने सोचा क्यों ना अली असगर को टपका दिया जाए। तो अली असगर को टपकाने के लिए, अली असगर को टपकाने के लिए मिर्जा अकबर ने क्या करा कि एक गुंडे को, एक गुंडे को इन्होंने किराए पर बुलाया, किराए पर बुलाया और उससे कहा कि हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। किससे कहा, अपने प्रेमी से, अपने हमने अपने पैसों का इंतजाम कर लिया है और अब हम तुम्हारी बाहों में आने के लिए तड़प रहे हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ये शब्द थे मिर्जा अकबर के। अब इसमें क्या होता है, मिर्जा अकबर के बाद में फिर होता क्या है इसमें, जब मिर्जा अकबर को फंसाने वाला जो बयान उसने किया, फिर उसके बाद में होता क्या है कि अली असगर को जो है इसका जो किराए पे बुलाया गया जो गुंडा था वो अली असगर को टपका देता है, यानी कि इसको मार देता है। अब बेचारे अली असगर तो गए, अब अली असगर गए, लेकिन जो मिर्जा अकबर थी ये उसी मौके पर पकड़ ली जाती हैं, धर ली जाती हैं। तो उसी मौके पर ये सामने के सामने जब पकड़ ली जाती हैं तो इनसे मजिस्ट्रेट के समक्ष इनका बयान होता है। तब ये लोग बताते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमने एक गुंडे को कुछ पैसों कुछ पैसों का लालच दे करके उसे बुलाया था जो ये काम करता है। तो ऐसे कार्य को करने के लिए हमने उसे बुलाया था और वह ऐसा कार्य कर गया जिससे कि हम लोग आपस में मिल गए। तो ऐसा कार्य करने के लिए उसको बुलाया गया था। उस गुंडे का नाम था उमर शेर। देखो, इन दोनों के बीच की दरार, उमर शेर।
तो उमर शेर को इसने जो है अपॉइंट कर लिया मिर्जा अकबर ने। तो ये क्या हुआ फिर बाद में जब इन दोनों का बयान लिया गया तो दोनों के बयान में एक ही चीज पाई गई, षड्यंत्र के बारे में। तो इन दोनों के लिए षड्यंत्र के लिए दोषी माना गया। ठीक है, इन दोनों की जो भी बातें हुई थी वो सब सुसंगत मानी गई। फिर इसी इसी के बाद में एक केस आती है बद्री प्रसाद की केस। ये तो हो गई मिर्जा अकबर। एक आती है बद्री प्रसाद की केस। अब बद्री प्रसाद के केस में क्या था कि बद्री प्रसाद के केस में जो बद्री प्रसाद थे वो एक सुनार थे, बहुत अच्छे सुनार थे। तो वहां पर सुनार अपनी दुकान में सोने को गला रहा था, सोना या चांदी को गला रहा था। वहीं एक पुलिस वाले ने ऐसा करते हुए इन्हें देखा और उसने ये अनुमान लगाया कि ये जो सुनार है, ये जो सोना या चांदी को गला रहा है वो अवैध तरीके से गला रहा है और ये जो सोना चांदी है वो चोरी का चुराया हुआ माल है। तो ऐसा ऐसा आशय रखते हुए उस पुलिस वाले ने बद्री प्रसाद को अरेस्ट कर लिया। अब बद्री प्रसाद अरेस्ट होने के बाद, बद्री प्रसाद जब अरेस्ट हो गए फिर इनको जमानत पर छोड़ दिया गया। फिर बाद में होता क्या है कि बद्री प्रसाद और उनका एक मित्र थानेदार के पास जाते हैं और इस केस को खत्म करने के लिए कुछ पैसे देने के यानी कि रिश्वत देने की बात करते हैं। 500 रुपये रिश्वत, याद आ गया, 500 रुपये रिश्वत। 500 रुपये रिश्वत देने की बात करते हैं और केस को रफा दफा करने की मांग करते हैं। वहीं पर ये रिश्वत देते हुए पुनः पकड़ लिए जाते हैं और इन पर धारा 165 ए, आईपीसी की धारा 165 ए, आईपीसी की धारा 165 ए के तहत इनके ऊपर रिश्वत देने का चार्ज लगाया जाता है, यानी कि एफआईआर फिर से दोबारा से इनके ऊपर हो जाती है। ये थी हमारी धारा 10। फिर इसके बाद में आती है धारा 11। तो धारा 11 है हमारी एलईबी का सिद्धांत। तो एक काम करते हैं, आज जो है धारा 10 तक ही रहने देते हैं और अगली क्लास में धारा 10 से 20 कर देंगे, फिर अगली में 20 से 30, ऐसे ही करके खत्म कर देंगे इसको, है ना। तो आज जो है हम धारा 10 तक भी इसको समाप्त करते हैं। धारा 10 हमने पढ़ा दिया, षड्यंत्र के बारे में बात करती है धारा 10। तो धारा 10 को ध्यान में रखना है षड्यंत्र के बारे में। और इसमें जो केस है मिर्जा अकबर और अली हुसैन, मिर्जा अकबर बनाम अली हुसैन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरा बद्री प्रसाद वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस है मिर्जा अकबर बनाम अली हुसैन और दूसरा केस है इसमें बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछ लेता है मिर्जा अकबर और अली हुसैन और बद्री प्रसाद। लेकिन धारा 10 जो है एआईबी में बहुत कमीशन ही पूछी जाती है, इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी देख लेना, अगर याद रहेगा। धारा 10 षड्यंत्र के बारे में है, पुराने एक्ट की धारा 10 षड्यंत्र के बारे में है। और वहीं अगर हम इस एक्ट की बात करें नए वाले की, तो यहाँ धारा 8 है। क्या है? धारा 8 षड्यंत्र के बारे में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 8 षड्यंत्र के बारे में है। वहीं अगर बात करी जाए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 10 षड्यंत्र के बारे में। तो यानी कि ओल्ड में धारा 10 और नए में धारा 8।